हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेल के लिए भी, बिकॉज सेल कोई भी सेल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? ऐसी तीन चीजें हैं सेल के अंदर जिनसे मिलकर आपका सेल बनता है, या जो हर एक सेल में होती है, दैट इज मोस्टली हर एक सेल में होती है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपके किसी भी सेल में पाई जाती हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्लियर है? तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेल का, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेल का, कैसा भी। न्यूक्लियस, सो सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्लियर है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। क्लियर है? हम पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, कैसे बनती है, ठीक है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही थिन, इलास्टिक और बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपके सेल को चारों तरफ से कवर करके रखती है और उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा, अच्छा कभी पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन जिसमें हमारी सब्जियां वगैरह आती हैं, उस पॉलीथीन में कभी पानी भरना, तो उस पे जब आप पानी भरोगे, उस पॉलीथीन में जब आप पानी भरोगे, तो उसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना कि वही सेल है, वही सेल है, उसको इस तरीके से इमेजिन करना। ठीक है? तो जो पॉलीथीन है जिसने पूरे पानी को होल्ड करके रखा है, वो पॉलीथीन किसका काम करेगी? वो पॉलीथीन काम करेगी सेल मेम्ब्रेन का। किसका काम करेगी? सेल मेम्ब्रेन का, जिसने पूरे पानी को क्या करके रखा है? होल्ड करके रखा है। क्लियर है? और बहुत पतली सी पन्नी कैसी होती है? पॉलीथीन, पॉलीथीन बहुत पतली सी होती है। सिमिलरली आपके सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी बहुत ज्यादा पतली होती है। बनती किसकी है? तो जो भी हम प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट के कुछ चेन्स जो हम कंज्यूम करते हैं, वही इसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। यस, प्रोटीन्स और फैट और लिपिड से मिलके ही आपकी सेल मेम्ब्रेन बनती है, जो कि लिविंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेल जो होती है दैट इज लिविंग इन नेचर। ठीक है? उसकी भी खुद की एक लाइफ साइकिल होती है, जो कि कंटिन्यूअस प्रोटीन और लिपिड्स खाते, जब भी हम कंज्यूम करते रहते हैं, तो उनको यूज करके ये अपने आप को मैन्युफैक्चर करती रहती है। दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और इलास्टिक होती है, और याद रखना ये एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पॉलीथीन में क्या भरा था? पानी। अब उस पॉलीथीन को आप कहीं से भी दबाओ, जब आप उसको दबाओगे, छोड़ोगे, अपने आप वो दोबारा से अपना ओरिजिनल शेप ले लेगी। ठीक है? आप उसको कितना भी दबा लो, ज्यादा टाइट दबाओगे तो जाहिर सी बात है फट जाएगी। उसको कितना भी टाइट से दबाओ दबाओ दबाओ, जैसे ही छोड़ोगे वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। सिमिलरली आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराता है। क्लियर? तो क्लियर हुआ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके एनसीईआरटी में भी है इवन ये, कि सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखा था बिकॉज वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। तो यहां पे मैं उसको अलग से लिख रहा हूं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? देखो, सेल हमें मालूम है, सेल जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं या जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब हम किसके लिए ले रहे हैं? सेल के लिए। बिकॉज सेल को इनकी जरूरत होती है। सेल जिंदा रहेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे। तो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपने सेल के लिए कर रहे हैं। अब अगर मैं कोई न्यूट्रिएंट ले रहा हूं सेल के लिए, तो उसको सेल के अंदर भी तो जाना है। अगर मैं कोई ऑक्सीजन ले रहा हूं सेल के लिए, तो वो अंदर जाएगी तभी तो उस ऑक्सीजन का यूज है। क्लियर है? अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो जनरेट कहां से हो रहा होगा? सेल से जनरेट हो रहा होगा। तो सेल उसको रिलीज भी करेगा बाहर की तरफ। क्लियर है? तो अगर हम कोई भी चीज इनटेक कर रहे हैं सेल के लिए, तो उसका सेल में एंट्री होना बहुत जरूरी है। और यहीं पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज
ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अलाउ करती है अंदर और बाहर जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑक्सीजन इनटेक किया, क्लियर है। अब ये ऑक्सीजन प्लाज्मा, जब ये ऑक्सीजन हर एक सेल के पास जाएगी तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, ये इस तरीके से ऑक्सीजन को अंदर अलाउ कर देगा, गेट खोल देगा कि भाई तू जा, क्लियर है। सिमिलरली ऑक्सीजन अंदर गई, अंदर सेल ने उसको ऑक्सीजन को पूरा कंज्यूम किया और एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या जनरेट किया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, सेल को मालूम है भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने फिर से गेट खोल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, कुछ ही सिलेक्टिव चीजों को ये अलाउ कर रही है कि भाई तू अंदर आ, भाई तू बाहर जा, हर एक चीजों को नहीं, और बहुत सी चीजों को रोक भी देती है, बहुत सी चीजों की एंट्री को ये रोकती भी है और बहुत सी चीजों को एंट्री ये देती भी है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, आपके यूनिट में पूछ लिया जाएगा या हाफ ईयरली में या टर्मिनल्स में या एनुअल में, कभी ना कभी तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपको सिर्फ इतना आंसर देना है कि ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही एंट्री को होने देती है, अलाउ करती है, और कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही बाहर जाने देती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये इसका फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। चलो, अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले कैसे रही है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकालना और ऑक्सीजन ले कैसे रही है सर, इसके तो हाथ और मुंह है ही नहीं, जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं उठा के, है ना सर, ऐसे तो ना तो इसके हाथ भी नहीं है ना इसका मुंह है, तो ये ऑक्सीजन अंदर कैसे ले रही है, इसकी तो सर नोज भी नहीं है जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन ले। तो देखो आपने एक बहुत बेसिक प्रोसेस पढ़ी होगी जो कि मैं अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा हूं, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन स्पेलिंग गलत है क्या, डबल एफ आएगा क्या आएगा, चलो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हम प्रोसेस में प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है, भावनाओं को समझो। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, ये तो मालूम ही है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करूं, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था, इंक क्या किया, पानी लिया, पानी में एक ड्रॉप डाला इंक का, थोड़ी देर बाद देखता हूं क्या वो जो इंक है वो पूरे में डिफ्यूज हो चुकी होती है, पूरे में घुल चुकी होती है। दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पार्टिकल्स का मूव करना, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। अब देखो बहुत बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। मैंने क्या किया, आई टुक ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इनहेल किया और मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना, जैसे ही मैंने ऑक्सीजन लिया, ये मेरा सेल है और ये पूरी सेल की सराउंडिंग है, जैसे ही मैंने क्या किया ऑक्सीजन लिया तो बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए, O2 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 O2, कहां पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अगर मैं कंपेयर करूं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखो O2 के कंटेंट ज्यादा है, O2 मॉलिक्यूल ज्यादा है। और अभी मैंने बताया था व्हाट इज डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। सो हायर कंसेंट्रेशन इज इन आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड लोअर कंसेंट्रेशन इज इन मतलब सेल में, बहुत ही सेल के अंदर लोअर कंसेंट्रेशन है ऑक्सीजन का। सो फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन इट विल मूव इनटू द लोअर कंसेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन जो है आपका हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा सेल के अंदर। क्लियर हुआ? अब सेल ने क्या किया, सेल ने इस ऑक्सीजन को यूज किया, अच्छे से कंज्यूम किया, एनर्जी प्रोड्यूस की, सब कुछ किया, और क्या जनरेट किया, CO2। क्या जनरेट किया, CO2। कहां जनरेट होगा CO2, अंदर जनरेट होगा, बिकॉज ऑक्सीजन अंदर ही कंज्यूम हो रहा है। अब CO2 का कंटेंट ज्यादा हो गया, CO2 का कंटेंट इंटरनल एनवायरनमेंट में सेल के बहुत ज्यादा हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 का कंटेंट कम है। सो व्हाट आई सेड टू यू, डिफ्यूजन के बारे में क्या बताया मैंने, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट डिफ्यूजन, द movement of molecules from higher concentration to lower concentration. So what is the concentration of CO2 inside the cell?
हायर कंसंट्रेशन है ना CO2 का, सो फ्रॉम दिस हायर कंसंट्रेशन इट विल मूव आउटवर्ड फ्रॉम द सेल, यहां सेल से ये बाहर निकल जाएगा, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, कम, सो CO2 विल मूव आउट फ्रॉम द सेल। क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ व्हाट प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस। क्लियर हुआ? तो डिफ्यूजन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके सेल में गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर था, आपने ऑक्सीजन लिया, आपके बॉडी में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन आ गई, सेल तक अभी ऑक्सीजन पहुंची नहीं है, तो सेल का कंसंट्रेशन लो, ऑक्सीजन अंदर चलेगी। जैसे ही अंदर की सेल ने क्या किया, इसको यूज किया, उसके रिस्पेक्ट में उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट जनरेट किया। कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है दैट इज वेरी लो, सो फ्रॉम दिस टू दैट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। क्यों? यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, बाहर निकल जाएगी। ये हो गया आपका एक्सक्रीशन, और ये CO2 आपके ब्लड में मिक्स होकर लंग्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किससे मिलके बनती है, कैसी होती है ना। अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट करके रखती है, प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराती है, इलास्टिक नेचर की होती है, बहुत सारे कंटेंट को अपने अंदर होल्ड करके रखती है सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में सारे हर एक ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो आई थिंक ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बोला, सेल के सबसे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे या तो न्यूक्लियस के बारे में या फिर साइटोप्लाज्म के बारे में। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द सेल ऑर्गेनेल्स, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मालूम होना चाहिए एटलीस्ट आपको अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में तो मालूम होनी चाहिए। आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर ना हो। क्लियर है? सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि आगे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। क्लियर है? बाय बाय।